स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 1 के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ना कुछ रूल्स सीखने होंगे जिन्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इन रूल्स को या फिर इन लॉज को हम हर एक क्वेश्चन में बार बार यूज़ करेंगे। तो पहले एक बार इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर 1.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट लॉ के अंदर ये है, ए रेस टू पावर पी मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू पावर क्यू इज इक्वल टू ए रेस टू पावर पी प्लस क्यू। देखो, जब ये बेसिस सेम होते हैं ना और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो उनकी पावर्स होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। देखो, यहां पर भी बेस ए था, यहां पर भी बेस ए है। जब भी बेसेस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। 17 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17 रेस टू पावर 5। देखो, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है। तो जब भी बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो पार्ट्स को आपने ऐड कर देना होता है। तभी अगले स्टेप में हमने इनके पार्ट्स को 2 और 5 को ऐड कर दिया है। तो 2 + 5 = 7। तो ये बनेगा 17 रेस टू पावर 7। दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 रेस टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू पावर 11। देखो, यहां पर भी बेसिस सेम है, दोनों का बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो उनकी पावर्स होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो 7 और 11 इनको आपने ऐड कर देना है। तो 7 + 11 = 18। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 2 रेस टू पावर 18। अब सेकंड लॉ के ऊपर आते हैं। ए रेस टू पावर पी होल रेस टू पावर क्यू। देखो, पहले ब्रैकेट के अंदर ए रेस टू पावर पी है, फिर होल रेस टू पावर क्यू है। जब भी ऐसे होता है ना, तो ये वाली जो पार्ट्स होती है ना, ये वाले जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पी और क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ए रेस टू पावर पी क्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, 5 रेस टू पावर 2 होल रेस टू पावर 7 ऐसे है। तो ये वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं 2 और 7, ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 7 = 14। तो ये बन जाता है 5 रेस टू पावर 14। एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 रेस टू पावर 2 होल रेस टू पावर 3 अगेन होल रेस टू पावर 5। देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 बार था ना, लेकिन यहाँ पे 3 बार है। ऐसे जितनी मर्जी बार हो, ये वाले सारे एक्सपोनेंट्स, ये वाली सारी पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये जो 7 है ना, ये बेस है, और 7 रेस टू पावर 2, ये जो 2 है, ये उसका एक्सपोनेंट है, ये वाला 2 उसकी पावर है। फिर होल रेस टू पावर 3 है, फिर होल रेस टू पावर 5 है। तो 2, 3 और 5, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगले स्टेप में बन जाएगा 7 रेस टू पावर 2 × 3 × 5। इन सारी पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। 2 × 3 6 होता है, और 6 × 5 = 30। तो बन जाता है 7 रेस टू पावर 30। अब थर्ड लॉ के ऊपर आते हैं। ए रेस टू पावर पी और डिनोमिनेटर में है ए रेस टू पावर क्यू। देख लो, बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में है। जब भी बेसेस सेम होते हैं और डिवीजन के अंदर होता है, तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, जो उनकी पार्ट्स होती हैं, वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हो ए रेस टू पावर पी माइनस क्यू। अगर बेस सेम है और टर्म्स डिवीजन के अंदर है, तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं, जो उनकी पार्ट्स होती हैं वो सबट्रैक्ट हो जाती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, न्यूमरेटर में है 23 रेस टू पावर 10 और डिनोमिनेटर में है 23 रेस टू पावर 7। इनका बेस सेम है, लेकिन ये डिवीजन में है। तो जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं ना, वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, जो इनकी पावर्स हैं वो आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको आप अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, 23 रेस टू पावर 10 - 7। अब 10 में से 7 को सबट्रैक्ट करो तो 3 आता है, तो रिजल्ट होगा 23 रेस टू पावर 3। ये आंसर है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
न्यूमरेटर में है 5 रेज टू पावर 7 और डिनोमिनेटर में है 5 रेज टू पावर 3। यहाँ पर भी बेस सेम है लेकिन डिवीजन में है, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनकी जो पार्ट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये बनता है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के बाद आता है 5 रेज टू पावर 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ लॉ के ऊपर आते हैं। a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर p। देखो यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस डिफरेंट होते हैं, एक्सपोनेंट सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ब्रैकेट के बाद इकट्ठा आप एक ही बार एक्सपोनेंट को लिख दोगे। जब एक्सपोनेंट सेम होता है ना, मतलब पावर सेम होती है और बेसिस डिफरेंट होते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। 7 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर 3। देखो यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, एक जगह पे 7 है, दूसरी जगह पे 9 है, लेकिन इनका एक्सपोनेंट सेम है, इनकी पावर सेम है। तो जब पावर सेम होती है ना, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको आप अगले स्टेप में लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 होल रेज टू पावर 3, और 7 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 63, तो ये बन जाता है 63 रेज टू पावर 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 7। देखो यहाँ पर भी बेसिस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये अगले स्टेप में बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल रेज टू पावर 7। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है, तो बन जाता है 10 रेज टू पावर 7। तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ रहा है इसका। तो इन चारों लॉज को हम बार बार यूज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर हमें काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में 64 रेज टू पावर 1/2 हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में नंबर हमें गिवन है 64 रेज टू पावर 1/2। देखो बेस यहाँ पे 64 है, तो स्टेप नंबर 1 तो ये होता है, जो भी बेस आपको दे रखा होगा ना, आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो ये रफ में हमने 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। जैसे 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आता है, फिर 2 से डिवाइड किया, तो ऐसे डिवाइड करके आपने तब तक चलते जाना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखो 64 के प्राइम फैक्टर्स में 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 64 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 ही आ रहा है और 6 टाइम्स आ रहा है। तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपने 64 को लिख दिया 2 रेज टू पावर 6। अब देखो हमें यह पता है कि ये वाले जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये वाली जो पार्ट्स होती हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अगले स्टेप में बेस 2 एज इट इज रहेगा और आपने इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 और 6 की कटिंग हो रही है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाता है, तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके आता है 3, मतलब 2 का क्यूब। 2 रेज टू पावर 3 है ना, तो मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। देखो हमें ये गिवन था 64 रेज टू पावर 1/2। अब हमें ये पता है कि जो 64 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 को डायरेक्टली आप 8 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, और ये रेज टू पावर 1/2 का 1/2 एज इट इज रहेगा। अब हमें पता है कि ये वाली पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो अगले स्टेप में पार्ट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 और ये 2 दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो सिर्फ 1 रेज टू पावर 1 बचता है। तो 1 रेज टू पावर 1 तो 1 ही होता है। आप इस तरह से भी कर सकते हो और सारे स्टेप्स को लिख के इस तरह से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो 64 परफेक्ट स्क्वायर था ना, 8 का स्क्वायर होता है, तो आपने कर लिया। अगर कोई और नंबर आता है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर आपको इस प्रॉपर टेक्निक को यूज करके ही सॉल्व करना होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें नंबर गिवन है 32 रेज टू पावर 1/5। देखो यहाँ पे बेस है 32, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तो आप 32 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। आई होप आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर लोगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है,
तो 32 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 टाइम्स 2 ही आ रहा है। तो 32 को ब्रेक करके हमने लिख दिया 2 रेज टू पावर 5। अब हमें ये पता है कि ये दोनों पार्ट्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये 5 और ये वाला 5 ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करके सिर्फ 1 ही बचेगा। तो 2 रेज टू पावर 1 की वैल्यू 2 ही होती है। तो दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 125 रेज टू पावर 1/3। देखो यहाँ पे बेस है 125, तो पहले तो आपको 125 को उसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो 125 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स 5 आ रहा है। तो 125 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3, क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 ही आ रहा है 3 टाइम्स। तो आप 125 को लिखोगे 5 रेज टू पावर 3। अब अगले स्टेप में ये दोनों नंबर्स, ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तभी हमने अगले स्टेप में लिखा है 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये दोनों 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 1 ही बचेगा। तो 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें फिर से काफ़ी सारे पार्ट्स में नंबर्स दे रखे हैं और साथ में जो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर हैं, और इन सारे नंबर्स को भी हमने सिंप्लीफाई करके इनकी लोएस्ट फॉर्म में लिख के आना है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर गिवन है 9 रेज टू पावर 3/2। जो इसका एक्सपोनेंट है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, जो इसकी पावर है वो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 तो ये होता है, जो बेस है ना, बेस को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो बेस यहाँ पे 9 था, 9 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है यहाँ पे ना। और ये वाला जो एक्सपोनेंट था, जो पावर थी, उससे आपने एज इट इज लिख देना है। अब हमें ये पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से कि ये दोनों नंबर्स, ये दोनों एक्सपोनेंट्स, ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगले स्टेप में 3 को तो आप एज इट इज रखोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ये 2 और ये वाला 2 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ ये वाला 3 बचेगा। एक तो बेस 3 है वो एज इट इज ही रहेगा, और ये जो एक्सपोनेंट है ना, इस एक्सपोनेंट में ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सपोनेंट में ये वाला 3 बच जाता है। तो 3 रेज टू पावर 3, इसका मतलब 3 को 3 बार लिखना है। 3 3 मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। तो 27 इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें नंबर गिवन है 32 रेज टू पावर 2/5। अब देखो बेस यहाँ पे 32 है, तो स्टेप नंबर 1 तो यही होगा कि बेस को ना हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 टाइम्स 2 आ रहा है। 32 को लिखा 2 रेज टू पावर 5 और ये एक्सपोनेंट को एज इट इज लिखा। अब देखो ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में है, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला 2 बचेगा। तो बेस 2 है, उससे आपने एज इट इज लिखा, और इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंट में भी सिर्फ 2 ही बच रहा है। 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो 4 होता है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में हमें नंबर गिवन है 16 रेज टू पावर 3/4। देखो यहाँ पे बेस 16 है, तो पहले तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 हमारे पास 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा था, तो इसे हमने 2 रेज टू पावर 4 लिखा। ये जो पावर थी उसे एज इट इज लिखा।
अब हमें ये पता है कि ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो अगले स्टेप में आपने इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बनेगा 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखो ये 4 और ये वाला 4 ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ ये वाला 3 बचेगा। तो 2 को एज इट इज रखा और यहाँ पे इस वाले पार्ट को सॉल्व करके सिर्फ ये 3 बचता है। 2⁻³ का मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 8 इज द आंसर। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में नंबर हमें दे रखा है 125⁻⁻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 ⁻
उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, इसकी जो पावर है उसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है ना तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। देखो यहाँ पे तो सिर्फ 125 है, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, और जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ है 125/1 रेज टू पावर -1/3। तो ये क्योंकि पावर नेगेटिव थी ना, तो पहले तो आपने ये जो माइनस का साइन है इसे यहाँ से हटाना होगा। उसके लिए आप बेस का रेसिप्रोकल कर दोगे, तभी देखो ये जो न्यूमरेटर में था ना ये पहुंच गया डिनोमिनेटर में, और ये नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो गया। अब देखो न्यूमरेटर में तो 1 है, वो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर के अंदर हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस है 125, तो 125 को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। 1 2 3 टाइम्स आ रहा है 5, तो 125 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3। ये 125 को हमने लिखा अगले स्टेप में 5 रेज टू पावर 3, और ये एक्सपोनेंट 1/3 था उसे एज इट इज रखेंगे। न्यूमरेटर में 1 है वो ऐसे ही रहेगा। अब हमें ये पता है कि ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 5 को आपने ऐसे रखना है और इन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस 3 से इस वाले 3 की कटिंग हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सिर्फ 1 बचता है। तो 5 रेज टू पावर 1 तो 5 ही होता है। तो दिस इज द आंसर। आप यहाँ पे छोड़ के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप चाहो तो 5 को न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो। देखो 5 रेज टू पावर 1 है ना, अगर इसे ऊपर लिखोगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, 5 रेज टू पावर -1 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 5 रेज टू पावर -1 की वैल्यू 1/5 ही होती है। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें काफ़ी सारे पार्ट्स में अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, और हमने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। मतलब इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा, सिंप्लीफाई अगर हो सकते हैं तो और सिंप्लीफाई करके इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमने लिखना है। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन ये दे रखा था 2 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1/5। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ पे बेस सेम है, और जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर होते हैं तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो बेस सेम था ना, तो बेस को आप एक ही बार लिखोगे और इनकी जो पावर्स हैं, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, उन एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर दोगे। अब बेस तो 2 ही रहेगा। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है। ये 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। ये मैं रफ में आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने एलसीएम निकाला है। हमने 3 और 5 का एलसीएम निकालना था ना, तो जिन नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना होता है पहले आप उन नंबर्स को लिख दोगे बीच में कॉमा डाल के। अब देखो पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से 3 तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होता, तो वो एज इट इज रहेगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं, ये 1 का 1 ही रखना है। 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जब तक सब कुछ डिवाइड होकर 1 1 नहीं आ जाता तब तक आपने ऐसे चलते रहना होता है। अब यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। 3 और 5 आ रहा था, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तभी यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम लेके देखो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 लिखा है। दोबारा से देखते हैं। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, बेसिस इनके सेम थे। जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर होता है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो बेसिस सेम थे तो 2 आपने एज इट इज रखना है और एक्सपोनेंट्स को ऐड करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे।
फिर ये हमने एलसीएम लिया था 3 और 5। अब इनको ऐड करने के लिए ना एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 5 का एलसीएम आया था 15, तो उसे यहाँ पे रखा। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर में ये 10 और 3 कैसे आ रहा है। पहले बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 है ना। इस नंबर से आपने इस 15 को डिवाइड करना है। जब आप 3 से 15 को डिवाइड करोगे तो 5 आता है। 5 को आपने इस न्यूमरेटर में जो लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, तभी हमने यहाँ पे 10 को लिखा है। दोबारा से यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3। डिनोमिनेटर से आपने एलसीएम को डिवाइड करना होता है। 3 से जब आप इस 15 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, जो आता है उससे आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। बीच में प्लस है तो हमने भी प्लस लगा दिया। अब बताओ यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है ना। इस 5 से आप इसे डिवाइड करो। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके जो आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है। अब 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। डिनोमिनेटर में 15 था, वो एज इट इज रहा, तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके 13/15 आ जाता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द आंसर। जगह थी और सेकंड पार्ट छोटा सा है, तो सेकंड पार्ट को भी यहीं पर ही सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है 1/3 होल रेज टू पावर 7। देखो जब भी ऐसे होल रेज टू पावर 7 है ना, तो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको भी रेज टू पावर 7 करना है आपने, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको भी रेज टू पावर 7 करना है। न्यूमरेटर में 1 था तो हमने लिखा 1 रेज टू पावर 7। डिनोमिनेटर में था 3 रेज टू पावर 3, तो हमने लिखा 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 7। ब्रैकेट्स को आपने यूज करना है, अच्छी बात होती है। अब 1 की पावर में तो जो भी हो रिजल्ट 1 ही होता है। 1 को आप 7 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करो या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो न्यूमरेटर में तो 1 ही रहेगा। अब देखो डिनोमिनेटर में ये वाली जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये वाली जो पार्ट्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21, तो ये बन जाता है 1/3 रेज टू पावर 21। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो, मतलब इसे अगर आप न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 3 रेज टू पावर -21। जब आप इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखोगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। 3 रेज टू पावर -21 का मतलब होता है 1/3 रेज टू पावर 21। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, एक ही बात है ये दोनों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन गिवन है 11 रेज टू पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में है 11 रेज टू पावर 1/4। देखो बेस सेम है, बेस 11 है और ये डिवीजन के अंदर है। जब बेस सेम होता है और डिवीजन के अंदर होते हैं तो एक्सपोनेंट्स आपस में सबट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो 11 बेस था ना, तो बेस को आप ऐसे लिखोगे। अब न्यूमरेटर में था 1/2 और डिनोमिनेटर में था 1/4, तो इन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपने सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, तो बन जाता है 1/2 माइनस 1/4। तो अगले स्टेप में यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है 2 और 4 का ही हमने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई करके 4 आता है। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब देखते हैं कि न्यूमरेटर्स कैसे लिखे हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है बताना, 2 है ना। डिनोमिनेटर से आपने इस एलसीएम को डिवाइड करना होता है। 2 से अगर आप इस 4 को डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, जो आता है उससे आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। दोबारा से यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था ना, पहले आपने इस वाले 2 से इस 4 को डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, उससे आपने न्यूमरेटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 इज इक्वल टू 2, बीच में माइनस था तो माइनस लगाया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिया है यहाँ पे ना। अब 2 माइनस 1 1 होता है, सिंप्लीफाई करके 1/4 बन जाता है ये, तो 11 रेज टू पावर 1/4, दिस इज द आंसर। ये एलसीएम वाला पार्ट आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 और 4 का एलसीएम 4 है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 7 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 1/2। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, जब एक्सपोनेंट सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है ना, तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 8 होल रेज के पावर 1/2, और 7 मल्टीप्लाई बाय 8 वो 56 होता है, तो अगले स्टेप में बन जाएगा ये 56 रेज के पावर 1/2। दिस इज द आंसर। ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। एक्सपोनेंट सेम है तो आपने बस बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 56, तो 56 रेज के पावर 1/2 ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।